नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के दूसरे भाग की पार्ट सेकंड की। और इसमें बात करेंगे हम विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण और उनके अपवादों की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने आपके मूल अधिकारों का पहला पार्ट कवर किया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं मूल अधिकारों के पार्ट सेकंड की दूसरे भाग की। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी बात कर रहे हैं हम राज्य की परिभाषा की। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है कि राज्य आखिर कहना क्या चाहता है, राज्य की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे कि कार्यकारी अंग एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। मतलब इसमें हो रही है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और भारत की संसद की बात। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। मतलब राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं। सभी स्थानीय निकाय, जैसे आपकी नगर पालिकाएं हो गई, नगर पंचायतें हो गई, जिला पंचायतें हो गई, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि जो सब स्थानीय निकाय हैं वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। और अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे आपकी LIC हो गई, ONGC हो गई, सेल हो गई आदि जो सार्वजनिक उपक्रम वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब राज्य की बहुत बड़ी परिभाषा इसमें दी गई है, जिसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तभी चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। जो मैंने आपको ये 4 बताए, आपके राज्य सरकार, भारत की संसद, स्थानीय निकाय और ये अन्य सभी निकाय, जो भी आपके मूल अधिकारों का जब हनन कर रहा होगा तभी आपको अदालत में जाने की इजाजत होगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, मतलब राज्य के लिए काम कर रही हो, राज्य के साथ काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। उसको भी अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, और ये यदि आपके मूल अधिकार का हनन करती हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बात करते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियों की। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनको कम करने वाली विधियां, मतलब उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। जो विधियां, ऐसी विधियां सरकार द्वारा या राज्य के द्वारा ऐसी विधियां जो बनाई जाएंगी जो आपके मूल अधिकारों को कम करेंगी, वो विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायिक समीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक की, भैया आपने जो विधि बनाई है ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो हम इसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। कैसा? पहले है स्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। ठीक है, दूसरी अस्थायी विधियां, जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। ठीक, तीसरी प्रायोजित विधान,
कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश द्वारा, आदेश द्वारा, उपविधि द्वारा, नियम विनियम या फिर अधिसूचना द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे। ठीक है। चौथे की बात करते हैं विधि के गैर विधायी स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जो सरकार द्वारा न बनाए गए हों, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। तो इसका एक बेस्ट उदाहरण है कि 3 तलाक, जो कि 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन कर रहे थे। ठीक है, तो उसको सरकार द्वारा खत्म किया गया। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है कि भैया आपने मूल अधिकारों का हनन किया है तो हम आपको अदालत में चुनौती दे रहे हैं। ठीक, और इसको अवैध घोषित कर सकती है कौन? उच्च न्यायालय हो गया, आपका उच्चतम न्यायालय हो गया, ये इनको अवैध घोषित कर सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। मतलब ये पहले घोषित करता था कि संविधान संशोधन जो है ये कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या होता था कि सरकार ने पता चला संविधान संशोधन कर दिया, अब उसकी जो सुनवाई है वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर उच्चतम न्यायालय में आया एक केस, कौन सा? केशवानंद भारती मामले 1973, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर कि भैया आप संविधान संशोधन को तभी चुनौती दे सकते हो जब वो आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। आप ये केशवानंद भारती केस बहुत ही मतलब डीपली हो सके तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हर एग्जाम में आपके चाहे वनडे एग्जाम हो, पीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे केशवानंद भारती मामला हो गया, बेरूवाड़ीवाद हो गया, एक एलआईसी करके भी केस है। तो आप इन केसों को अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत इनमें से नहीं होगी। ठीक है, वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। यदि संविधान संशोधन किया गया है और संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे को, मतलब उसका जो मूल ढांचा है जो संविधान बनाते समय बनाया गया था, उसके खिलाफ हो या उसको कम करता हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य, मतलब जो मैंने राज्य की आपको परिभाषा बताई, ना कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरह नहीं, ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी अभी कि उसमें 4 शामिल होंगी। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, मतलब उसमें पूरी यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगी आपकी और आपके पूरे राज्य भी आ जाएंगे। राज्य क्षेत्र में आपके पूरी यूनियन टेरिटरी और पूरे राज्य भी आएंगे। राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा कि भैया आप सभी विधि के समक्ष आपको समता दी जाएगी और विधियों के समान संरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में, व्यक्ति जो शब्द है इसको विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, इनको भी व्यक्ति में शामिल किया गया है। जैसे कंपनियां हो गई, पंजीकृत समितियां हो गई और आपके संवैधानिक निगम हो गए, या अन्य किसी तरह का विधिक व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित होगा। अब बात करते हैं पहला, विधि के समक्ष समता का विचार जो है वो आपका ब्रिटिश मूल का है। ठीक है, अब इसके संदर्भ की बातें कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सबको एक समान अधिकार दिए जाएंगे। किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा कि भैया आप अमीर हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको विशेष अधिकार दें, नहीं। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के
तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। भैया विधि न्यायालय के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो। कोई व्यक्ति है जैसे अमीर है, गरीब है, ऊंचा नीचा है, कोई अधिकारी हो मान लो, गैर अधिकारी हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। जो विधियों के समान संरक्षण है ये हमने लिया था अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने लिया था विधियों के समान संरक्षण, और विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की, और इसके संदर्भ में जो है वो है विधियों द्वारा प्रदत्त, मतलब विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। कि भाई साहब आपको जो विशेष अधिकार दिए गए हैं और आप पर जो दायित्व लगाए गए हैं या आपको जो दायित्व सौंपे गए हैं वो हर परिस्थिति में समान होंगे। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं, कि भैया सारे व्यक्तियों के लिए समान नियम इसमें होंगे, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो आपके सभी नियम समान होंगे, सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, मतलब जो दो व्यक्ति समान हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले की। पहला है नकारात्मक। कैसे नकारात्मक है मैं आपको अभी बताता हूं, और दूसरा है सकारात्मक। मतलब पहला जो है, पहला नकारात्मक है, मतलब मान लीजिए मैं गरीब हूं, खैर मान क्या लीजिए ये तो सही बात है, मैं गरीब हूं और मान लीजिए मैं कोई चीज लेने जाता हूं, मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट लेने जाता हूं, तो वो मुझे भी 5 रुपए का मिला, और पता चला मुकेश अंबानी साहब लेने गए, उनको भी 5 रुपए का मिला। ठीक है, अब मैं जो गरीब आदमी हूं, मेरे को 5 रुपए में उसमें उतना ही टैक्स लगा, और मुकेश अंबानी साहब हैं उनको भी उतना ही टैक्स लगा है, तो ये नकारात्मक है। और दूसरा सकारात्मक है, जैसे टैक्स होता है ना कि भाई पता चला मेरी इनकम यदि 5 रुपए है या 10 रुपए है या 20 रुपए है, मेरी इनकम यदि 10 रुपए है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, और यदि मेरी इनकम 20 रुपए की है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, यदि मेरी इनकम 2 करोड़ है तो उसके हिसाब से टैक्स मुझे लगेगा। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। हालांकि दोनों का जो उद्देश्य है वो समान है, कि विधि, अवसर और न्याय की समानता लोगों को प्रदान करना। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच, मतलब जो समान है और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। बात करते हैं नकारात्मक की और सकारात्मक की। पहले की बात करते हैं, नकारात्मक संदर्भ है पहला, और दूसरा है सकारात्मक। ऐसा क्यों? कि भाई मान लीजिए नकारात्मक की बात कर लेते हैं, मैं हूं गरीब आदमी, ठीक है, मान क्या लीजिए मैं तो हूं ही गरीब आदमी। जैसे मैं कोई चीज 5 रुपए की लेने गया, मान लीजिए मैं पार्ले जी का बिस्किट लेने गया 5 रुपए वाला, वो मुझे भी 5 रुपए में मिला, और मुकेश अंबानी साहब आए मान लो लेने, तो उनको भी 5 रुपए का मिला। मतलब उनकी इनकम मुझसे कितनी ज्यादा है, अब मुझे भी 5 रुपए का मिला, मुझे भी उसमें बराबर टैक्स लगे, और मुकेश अंबानी साहब को भी वो 5 रुपए का मिला, उनको भी मेरे बराबर टैक्स लगा। मतलब ये नकारात्मक हुआ कि भाई साहब इसमें मेरी तो इनकम जो कम है ना, बहुत सारी, उनसे बहुत कम इनकम वाला हूं मैं, तो इसलिए इसको नकारात्मक माना जाता है। दूसरा सकारात्मक कौन सा? विधियों के समान संरक्षण को सकारात्मक माना जाता है। अब सकारात्मक कैसे? कि मान लीजिए मेरी इनकम यदि 5 रुपए है तो मुझे उस हिसाब से टैक्स लगेगा, और मेरी इनकम 100 रुपए की है तो मुझे 100 रुपए के हिसाब का टैक्स लगेगा, और किसी की इनकम करोड़ रुपए की है तो उसे उस हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। भैया जहां
आपका समान और असमान के बीच में अलग अलग व्यवहार होगा, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, मतलब ये बंटवारे को अस्वीकृत करता है कि भैया सबको समान व्यवहार किया जाएगा। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है। यदि को भाई जैसे किसी को कोई दिक्कत है, वस्तुओं को लेन देन को, मतलब जैसे कोई 100 रुपए दे रहा है तो उसकी इनकम यदि 1000 रुपए है तो वो उसमें से 100 रुपए दे रहा है। अब किसी की इनकम लाख रुपए है तो वो उसमें से 1000 रुपए देना चाहिए उसको, यदि वो भी 100 रुपए दे रहा है तो वो बहुत कम दे रहा है। इसी हिसाब से तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। लेकिन वर्गीकरण विवेक जो है वो शून्य, मतलब उसमें जो होना चाहिए आपकी पूरा वो होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए, मतलब उसमें पूरा दिमाग लगाया हुआ होना चाहिए कि भैया ये वर्गीकरण सही है कि गलत है, और सशक्त और पृथक भी होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विधि के शासन की। ब्रिटिश न्यायवादी जो एवी डाइसी साहब हैं, इनका मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। कौन कौन सी है ये अवधारणाएं? इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता कि भैया कोई व्यक्ति है, उसने विधि का उल्लंघन किया है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए अथवा उसे कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए, और ये बात भी ठीक है। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है, मतलब हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए जिससे वो समाज में उठ सके, खड़ा हो सके और जी सके। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। क्यों? भारतीय व्यवस्था में संविधान जो है, संविधान ही भारत के व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मूल अधिकारों के कारण संविधान निकला है, नहीं, संविधान के कारण है जो हमारे मूल अधिकार हमें मिले हैं। हमारे मूल अधिकारों के कारण हमें संविधान नहीं मिला, संविधान के कारण हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि लिखी जा गई है, विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसी किसी भी तरह यहां तक कि संशोधन के द्वारा भी अनुच्छेद 14 को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता, चाहे किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं समता के अपवादों की, कि भाई साहब इनमें इनको जो है वो विशेषाधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। जैसे पहला, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। वो शक्तियां कौन सी है, बात करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए, मतलब यदि उनके कार्यकाल में किए गए कोई भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए या किसी निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि
उस टाइम पे उनके सामने जो सिचुएशन होगी वो उस टाइप से रिएक्ट करेंगे। अब पता चला यदि आगे चल के सिचुएशन बदल गई तो आप उनको दोषी ठहराने लगो, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। बात करते हैं दूसरे की, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान यदि वह पद पर आसीन हैं, किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही उनके लिए प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। मतलब कोई दांडिक कार्यवाही उन पर नहीं होगी, ना चालू होगी और ना चालू रखी जा सकती है। ठीक है। बात करते हैं तीसरे की, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती कि भैया आप चाहो कि कल को आप जाओ कि राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लाओ या राज्यपाल को अरेस्ट कर लाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आपको परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है। और उन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं चालू की जा सकती, कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं की जा सकती। बात करते हैं चौथे की, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए, मतलब व्यक्तिगत सामर्थ्य से यदि मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली या कुछ ले लिया, तो किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक। और यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो इन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। भैया उन्हें 2 महीने पहले बताना पड़ेगा कि सर हमें आपके खिलाफ ये कार्यवाही करनी है। ठीक। बात करते हैं दूसरे की, कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन में या कहीं भी करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा, अनुच्छेद 361 के तहत। यदि यह कार्यवाही सत्य है तो ध्यान रखिएगा, किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित। ठीक है। बात करते हैं तीसरे की, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात, मतलब ये संसद के किसी सदस्य ने कोई बात कह दी या अपना कोई विचार रखा, तो उसके संबंध में कहीं भी, मतलब किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये लिखा है अनुच्छेद 105 में। ठीक है। प्रकाशन वाला किसमें दिया था कि भाई कोई प्रकाशन करेगा रेडियो में, टेलीविजन में, तो उस पर न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये है अनुच्छेद 361 में। और किसी व्यक्ति के मत देने पर या उसका विचार रखने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये लिखा है आपके अनुच्छेद 105 में। और राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति के, मतलब जो संसद के लिए अनुच्छेद 105 में लिखा है वही राज्य के लिए अनुच्छेद 194 में लिखा है कि भैया राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत, मतलब उसने यदि कोई विचार रखा, कोई बात कही, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक। बात करते हैं पांचवे की, अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 14 का अपवाद है। ठीक है। किसी राज्य मंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख और उपधारा ग का समावेश है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी दी गई है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है, जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है कि भैया 31 ग आ गया है, अपन अनुच्छेद 14 चलो। ठीक। अब विदेशी, छठवें की बात करते हैं, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति
पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे नहीं चल सकते, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। मान लो भाई, जैसे हमारे पास अमेरिका को कोई आदमी आया, अमेरिका का कोई डिप्लोमेट आया, मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं, कोई डिप्लोमेट आ गया, उससे कुछ हो गया कि भाई उसने कोई कानून तोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो उससे हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि भैया आप जाओ, तुरंत हमारे देश को छोड़ दो, आप चले जाओ अपने देश में वापस, और वो वहां जाएगा तो उस पर उस देश के हिसाब से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जैसे कि अंगद जी गए थे रावण को समझाने की भैया आप श्री राम जी से चलो, माफी मांग लो, तो उन लोग तो रावण ने क्या किया था, रावण को करना क्या चाहिए था, रावण को करना चाहिए था कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ना है नहीं लड़ना है हम लड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब रावण ने क्या किया कि भाई उनको बंदी बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, मारना, उनकी पूंछों में आगी लगा देना, तो ये सब गलत बातें हैं। मतलब यदि एक डिप्लोमेट पर, एक शांति दूत पर यदि हमला होता है या उस पर कोई कार्यवाही की जाती है तो यह समझा जाता है कि उस दूसरे देश पर वो कार्यवाही की गई है। बात करते हैं 7वें की, ये वही है कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है कि भैया आप भी बिल्कुल मुक्ति प्राप्त हैं, आप पर भी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। आपको सिर्फ हमारे देश से बोला जाएगा कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, आप यहाँ से चले जाओ, आप जहाँ जिस देश में भी आप रहते हो आप पर उस देश के कानून के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। तो चलिए, ये तो थे अपवाद। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।